जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित, अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस विराट मंगल कामना के साथ आज की कक्षा में प्रवेश करते हैं। माँ वागीश्वरी हम सब पर कृपा करें। हाँ जी, पिछली कक्षा में हम वर्ण विचार के बारे में जान रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और हमने वर्ण, अक्षर, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, इनके बारे में चर्चा की। उसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज की कक्षा में हम स्वर के बारे में चर्चा करेंगे। स्वरों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिएगा स्वर किसे कहेंगे, स्वर किसे कहेंगे? भाई, स्वर को बोलते समय, स्वरों का जब हम उच्चारण करते हैं उस समय हमारे फेफड़ों से जो हवा बाहर आती है, मुख में उसके मार्ग में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, और स्वर के उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता भी हमें नहीं लेनी पड़ती। तो सीधी परिभाषा बन गई जो मस्तिष्क में स्थित हो जानी चाहिए कि वे ध्वनियां, भाई वर्ण को लिखोगे तब बोलोगे तब ध्वनि है, और ध्वनि को लिखोगे तब वर्ण है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक मौखिक है और एक लिखित है। हमने पिछली कक्षा में जाना था। तो वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में बिना रुकावट के बाहर निकलती है, वे क्या कहलाएं? स्वर कहलाएं। और जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य की सहायता नहीं लेनी पड़े, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं जी। प्रभु, स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है हिंदी व्याकरण में? 11 मानी गई है। कौन कौन से? आपको मेरे साथ साथ बोलना है, वहां चुपचाप नहीं बैठा रहना है। आपको अपने कक्ष में हमारी अनुभूति लेनी है। हाँ, सर सामने खड़े हैं और हम बोल रहे हैं उनके साथ साथ, इस अनुभव के साथ हमें कक्षाओं को जीना है। देखिएगा, बोलना आप, मैं लिखता हूं जैसे ऑफलाइन में बोलते हो ना, वैसे ए आ ई ओ उ री ए आई ओ आओ। ठीक है। जब स्वतः मुख से ध्वनि निकलने लग जाए तो समझ लीजिए कक्षा के साथ एकात्मकता स्थापित हो गई है। अब यहां हम स्वरों की संख्या की हमने बात की। अब कुछ लोग स्वरों की संख्या की यदि बात करते हैं तो वो कह देते हैं कि इनकी संख्या 10 होगी जी, ऐसा कह देते हैं। और ये जो री है हमारा, इसको क्या मान लेते हैं? अशुद्ध स्वर कह देते हैं कुछ लोग। मैं नहीं कह रहा हूं, कह देते हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि गणना में तो कितने शामिल होंगे, 11 ही शामिल होंगे, तो अपन बिना बेवजह विवादों में क्यों पड़े? माने तो 11 ही जाएंगे। और मैं क्यों नहीं कहता हूं, इसके और भी तर्क दूंगा। इसकी चर्चा इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे इधर उधर कई पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनके मन में मतांतर पैदा होते हैं कि फला पुस्तक में तो स्वरों की संख्या 10 दी गई है, गुरुदेव ने 11 लिखवा दी। ऐसा कैसे संभव होगा? ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहले तो इस तर्क की व्याख्या करता हूं मैं, जो ये कहते हैं कि री अशुद्ध स्वर है। बड़ा उचित तर्क है उनका कि री इज इक्वल टू री। री का उच्चारण इस री के समान होता है, और इस री का हम विभाजन कर सकते हैं रे प्लस ई। तो ई तो स्वर है और इसमें कि व्यंजन और आ गया, इसलिए री अशुद्ध स्वर है। ऐसा माना जाता है, उनके द्वारा जो तर्क दिया जाता है। जो री को अशुद्ध स्वर मानते हैं जो विद्वान, व्याकरणों में भी मतभेद होते हैं। मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद ना हो, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। खैर, री इज इक्वल टू री, और री का हम यदि वर्ण विच्छेद करें तो रे प्लस ई होगा। रे तो व्यंजन है, तो री अशुद्ध हो गया। तार्किक बात है, देखना बड़ी अच्छी बात है। ऋषि, देखो ये ऋषि है। यदि मैं इसको यूं लिखूं तो भी उच्चारण क्या आने वाला है? ऋषि ही आने वाला है। तो फिर री को स्वर क्यों माने? इसके उच्चारण में और इसके उच्चारण में तो साम्यता है। भाई ऋषि, मैंने बोला ऋषि, आपको क्या पता मैंने ये बोला है कि ये बोला है? ठीक है भाई, उच्चारण में तो साम्य है, इसलिए री का उच्चारण रे प्लस ई री के समान होने के कारण री को शुद्ध स्वर मान लेते हैं कुछ व्याकरण। व्याकरण किसको कहते हैं? जो व्याकरण को जानता है। व्याकरणम अधीयते विदन्ति वा इति व्याकरणः। व्याकरण जानने वाले को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं।
कई बार वाक्यांश के लिए एक शब्द में इतने सरल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, और ऐसे प्रश्नों में पहला विकल्प एग्जामिनर देता है व्याकरणाचार्य, ठीक है, और गड़बड़ हो जाती पूरी की पूरी। खैर, तो ये उचित लगता है ये मत कि ऋषि बराबर ऋषि और री बराबर री, रे प्लस ई, तो री अशुद्ध स्वर मान लिया जाए। यह है इस तर्क का एक पक्ष, और केवल इस एक पक्ष को देखने के कारण री को अशुद्ध स्वर मानने की लोग भूल करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, दूसरा पक्ष भी है, उसका दर्शन मैं आपको करवाता हूं। देखना, मैंने ये लिखा, इसका उच्चारण करना, आप अपने कक्ष में जहां बैठे वहीं बोलो, इस शब्द को बोलो। क्या बोलोगे? कृपाण। क्या बोलोगे? कृपाण। अब इस मत के अनुसार री इज इक्वल टू री, तो इस री के स्थान पर इस री का प्रयोग किया जा सकता है। इस मत के पैरोकारों का ये मानना है, तो मैं उनके मत का सम्मान करते हुए री की जगह री डालता हूं। क्या हो गया? करीपाण। क्या हो गया? करीपाण। उच्चारण साम्यता की जो बात हो रही थी वो तो एक कदम भी नहीं चल पाई, यहां कृपाण था और यहां करीपाण हो गया जी, तो ये मत तो नहीं चल पाया। जैसे अन्य उदाहरण ले लेते हैं अपन, जैसे ये क्या है? कृषि। अब यहां मैं री रिप्लेस करता हूं उस मत के अनुसार, तो क्या हो गया? करीषी हो गया। क्या हो गया? करीसी हो गया। तो ये मत तो नहीं चल पाया, ठीक है। तो यह इस मत का केवल एक पक्ष है, और केवल इस एक पक्ष को देख करके लोग री को अशुद्ध स्वर मानते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं दरअसल। कारण भाई, यहां यदि री इज इक्वल टू री, तो फिर यहां हम क्या करेंगे? री को तो मानना पड़ेगा ना। फिर दूसरी बात, यदि हम री को स्वर नहीं मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं री स्वर ही नहीं है जी, हटाओ इसको, 10 ही होंगे स्वर, गलत बात। री को स्वर नहीं मानेंगे तो ए प्लस री का अर्थ कैसे बनाओगे? माने गुण संधि में जो री के जितने उदाहरण चलते हैं, क्या वो भाषा के प्रचलन से बाहर हो जाएंगे? भाई जैसे अब आपके पास उदाहरण आ गया महाधन ऋषि, हाँ, तो इसका हम गुण संधि में महर्षि बनाते हैं, तो री को यदि अशुद्ध स्वर मान लेंगे, सॉरी री को स्वर से बाहर निकाल देंगे और इस री की जगह इस री को रिप्लेस कर देंगे, तो ये ऊपर रह की मात्राओं वाले जो शब्द है महर्षि, राजर्षि, देवर्षि, उत्तमर्ण, सामर्चा, परमर्थ, सुखार्थ, दुखार्थ, अवार्छति, प्रार्छति, उपार्छति, ऐसे शब्द क्या प्रचलन से बाहर होंगे? इसलिए हमें इस ऐसी चीजों में नहीं पढ़ना है। प्रारंभिक तौर पे मैं ऐसी विवादास्पद चर्चा केवल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके मन में एक शांति आ जाए, वो भी इस बात की, हाँ, जो बताया जा रहा है वो विवादों से मुक्त होकर के जो आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप है, जो आपको जानना चाहिए वही बताया जा रहा है। वरना हर भाषा में या हर विषय में कई प्रकार के मतभेद होते हैं, कई प्रकार के विवाद चलते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे अंत तक इन विवादों से मुक्त रहते हुए जो आवश्यक वो पढ़ते हुए चले। भाई मैं स्वर को 11 बता करके आगे बढ़ जाता, ये चर्चा नहीं करता तो भी ठीक था, इस चर्चा की आवश्यकता ही नहीं थी, ये कर दी तो दोनों पक्ष समझ में आ गए, लेकिन मैटर बढ़ गया आपका, ठीक है। तो जो जितना आवश्यक होगा उतना हम करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए हमें सेलेक्टिव मैटर पढ़ना होता है। खैर, तो ये स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 11। बोलना एक बार दोबारा, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब बढ़ते हैं आगे, देखना। अब हम स्वरों का पढ़ेंगे वर्गीकरण, और स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले ये वर्गीकरण हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर ये वर्गीकरण करने वाले हैं हम? उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ वोवेल्स अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन, देयर आर 2 टाइप्स। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। देखो, स्वरों का जन्म कैसे हुआ? व्याकरण पढ़ने की 2 विधियां, आगमन और निगमन। उत्कृष्ट कौन सी मानी जाती है? आगमन। उसी का प्रयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको बहुत अधिक रटना न पड़े, आपकी अवबोधन क्षमता का विकास हो, आपकी चिंतन क्षमता का विकास हो, आपकी खोजी प्रवृत्ति का विकास हो, आप में अन्वेषण कौशल का विकास हो। ऐसी हम कोशिश करेंगे, आपको रटना न पड़े। उत्पत्ति के आधार पर देखो, तो मैं समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। हाँ, तो देखना, महर्षि पाणिनि ने भगवान शंकर की आराधना की और बाबा ने बजाया डमरू। डमरू से निकली ध्वनियां, ध्वनियों को महर्षि ने चिन्ह दिया और वो चिन्ह वर्ण कहलाए। तो उसके शुरुआती 2 सूत्र लेता हूं मैं। एक तो ए, ई, ऊण है, 14 सूत्र माने गए हैं माहेश्वर सूत्र में, और दूसरा होता है रील, री कै। समझाने के लिए मैं ये ले रहा हूं।
2 ए ई ऊण रील री कै। संस्कृत व्याकरण का कायदा होता है कि इसके अंतिम वर्ण को गणना में शामिल नहीं करते, इसकी इत संज्ञा होती है। हलंत्यम उपदेश अंत्यम हलित स्यात् उपदेशाद्योच्चारणम सूत्र दृष्टम पदम सूत्रांतर अनुवर्तनीयम सर्वत्र। फिर अदर्शनम लोप आता है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्। फिर तस्य लोप आता है, तस्य तो लोप स्यात् अनद्यर्थ। ऐसे ही संस्कृत व्याकरण का मसला है। सीधा मैं बताता हूं, इस अंतिम वर्ण को गिना नहीं जाता है। री हमारे हिंदी में चलता नहीं, हमें तो हिंदी के अकॉर्डिंग मैटर निकालना है जो हमारे लिए आवश्यक है, जो हमारे लिए समझने में सहूलियत भरा हो। तो कितने स्वर बचे? 4 स्वर बचे। कौन कौन से? बोलो। ए ई उ री, 4 स्वर है हमारे पास। कौन कौन से? ए ई उ री। देखना, अब एक चीज सोचो, ये चारों स्वर जो है इनका अस्तित्व क्या किसी दूसरे स्वर पर निर्भर है? जी नहीं, ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। जी हां। मैं एक बात और कह सकता हूं, तो व्याकरण का विशाल वटवृक्ष है, उसकी जड़ जो है, उसकी मूल जो है, यहीं से आरंभ हो रही है। वर्णमाला का आरंभ हो रहा है माहेश्वर सूत्र के अनुसार। तो हम इनको जड़ कह सकते हैं, इनको मूल कह सकते हैं। नामकरण हम कर रहे हैं, नामकरण से उदाहरण की ओर नहीं आ रहे हैं, हम उदाहरण से नामकरण की ओर आ रहे हैं। तो हम इनका नामकरण कर रहे हैं क्या? मूल स्वर। अब मूल स्वर की संख्या भगवान कितनी हो गई? 4। परिभाषा बनाओ। ऐसे स्वर जो अपने जन्म से स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? मूल स्वर। ऐसे स्वर जो अपनी प्रकृति से स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल स्वर। ऐसे स्वर जिनका अस्तित्व किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल स्वर। क्या इसमें कुछ रटना पड़ेगा? जी नहीं, समझ आ गया। ठीक है, अब देखना, 4 स्वर तो हमारे पास है, हमें और कितने चाहिए? 7 और चाहिए। कुल 11 है। हम स्वरों की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। अब प्रभु आप चिंतन कीजिए, आपके पिताजी ने आपको 4 लाख की पूंजी सौंपी। बड़े आराम से पढ़िएगा, आप कक्षाओं को बड़े इत्मीनान से लीजिएगा, ऐसे फास्ट फास्ट करके नहीं लेना है। 4 लाख रुपए की पूंजी दी और कहा कि पुत्र इनको 11 लाख करना है। अब क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? अब कह रहे होंगे कि गुरुजी ब्याज पर देशा इन्वेस्ट करेंगे। आप इन्वेस्ट से इंटरेस्ट निकल करके आएगा, इंटरेस्ट को मूलधन में जोड़ करके आगे बढ़ते रहेंगे जब तक वो 11 लाख न हो जाए। ऐसा ही करेंगे आप। तो हमारे पास ये 4 स्वर तो हैं, आइए हम इनका इन्वेस्ट करते हैं और उससे बाकी की पूंजी, बाकी के स्वर का निर्माण करते हैं। देखना, हमारे पास ए है, तो ए की ध्वनि तो हमारे पास है, ए वर्ण है, तो ए को ऐसे जोड़ा तो क्या बना? आ। भाई ए को ऐसे जोड़ा तो क्या बना? आ बना। ई को ई से जोड़ा तो क्या बना? ई। क्या बना? ई। दीर्घ उच्चारण करना है। ऊ को ऊ से जोड़ा तो क्या बना? ऊ। क्या बना? ऊ। तो ये व्याज की पहली किस्त आई है। 3 वर्ण हमारे पास और आ गई, 3 ध्वनियां हमारे पास और है। बोलेंगे तो ध्वनि और लिखेंगे तो वर्ण। अब हम इनका भी प्रयोग कर सकते हैं, आइए करते हैं। ए आ के साथ ई का मेल करवाऊं तो क्या बनेगा? ए। गुण संधि का सूत्र यही होता है। ए आ का ई के साथ मेल होने पर क्या बनता है? ए बनता है। अब हमारे पास ए है, हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ए आ के साथ ए का मेल करवाया तो क्या बन गया? आई। क्या बन गया? आई बन गया। ठीक है, अब देखना, ये वृद्धि। ए आ के साथ ऊ का मेल करवाया तो क्या बना? ओ। गुण। और ए आ के साथ ओ का मेल करवाया तो क्या बना? औ। वृद्धि। यही होगा। ठीक है, तो हमारे पास स्वर कितने थे? 4। 7 और आ गए। और ये भी सभी स्वर किससे आए हैं? जोड़ने से आए हैं, संधि से आए हैं। मैं भाई ये तीनों दीर्घ संधि की बात होगी। ए का आ, ई का ई, ऊ का ऊ। ठीक है, ये गुण और वृद्धि की बात। संधि मानी जोड़ना, संधि मानी मेल, संधि मानी मिलाप। ठीक है, तो इन सभी स्वरों का हम नाम क्या रख सकते हैं? संधि स्वर। क्या नाम रख सकते हैं? संधि स्वर। और इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। अब कोई कहे संधि स्वर की परिभाषा बोलो, तो बड़ी आसान है जी। 2 स्वरों के मेल से बने स्वर क्या कहलाएंगे? संधि स्वर कहलाएंगे। भाई सबके सब का मेल 2 से हुआ है, तो 2 स्वरों के मेल से, 2 स्वरों के जोड़ से जो स्वर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? संधि स्वर कहलाएंगे। अब आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, इन 3 को और इन 4 को
अंतर दिखेगा। ये तीनों जो बने हैं वो समान स्वरों के मेल से बने हैं। भाई दो छोटे छोटे मिले और बड़ा वाला बन गया। कई बच्चे बोलते हैं ना बड़ी बड़ाऊ ऐसे, तो दो छोटे छोटे मिले और बड़ा बन गया। समान स्वरों के मेल से बने हैं, ठीक है। तो हम इनका नामकरण क्या कर सकते हैं, हम इनको कह सकते हैं दीर्घ संधि स्वर। इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं, दीर्घ संधि स्वर। और परिभाषा क्या हो गई, दो समान स्वरों के मेल से बने स्वर क्या कहलाएंगे, दीर्घ संधि स्वर। यहां ये चारों जो है असमान स्वरों के जोड़ से बने हैं, तो हम इनको क्या कह देंगे, संयुक्त संधि स्वर। क्या कह देंगे, संयुक्त संधि स्वर। और परिभाषा क्या हो गई, क्या हो गई, क्या हो गई, असमान स्वरों के मेल से बने स्वर क्या कहलाएंगे, संयुक्त संधि स्वर। तो इसमें कुछ भी रटना पड़ेगा, बोलना आप जहां बैठे हो एक बार मेरे साथ साथ। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं जी, दो भेद होते हैं। पहला कौन सा, मूल स्वर, दूसरा कौन सा, संधि स्वर। मूल स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। संधि स्वर की संख्या कितनी होती है, 7। बोलो, आप चुप मत रहो ताकि मैं याद करवा दूं, एकदम ऑफलाइन की अनुभूति, ठीक है। ऐसे स्वर जो अपने जन्म से स्वतंत्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल स्वर। दो स्वरों के मेल से बने स्वर क्या कहलाते हैं, संधि स्वर, संध्यक्षर, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 7। संधि स्वरों की संख्या 7 और संधि स्वरों के प्रकार 2। प्रकार कौन से, दीर्घ संधि स्वर और संयुक्त संधि स्वर। समान स्वरों के मेल से बने स्वर क्या कहलाएंगे, दीर्घ संधि स्वर। और असमान स्वरों के मेल से बने स्वर क्या कहलाएंगे, संयुक्त संधि स्वर। यहां तक क्लियर हुआ। तो यह है स्वरों की उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखना, आगे बढ़कर के हम स्वरों का पुनः विभाजन करेंगे। और यह विभाजन किसके आधार पर होगा, उच्चारण काल के आधार पर। यह विभाजन किसके आधार पर होना है प्रभु, उच्चारण काल के आधार पर। देखो कितना वैज्ञानिक विभाजन किया गया, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण मानी बोलना और काल मानी समय। किस स्वर को बोलने में समय कितना लगता है, उस आधार पर विभाजन है। स्वर को बोलने में लगने वाले समय के आधार पर विभाजन है। देखना कितना कितना माइनर विभाजन है ये। तो इस आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं जी, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। कौन कौन से होते हैं, ध्यान पूर्वक देखना। एक होते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर और तीसरे होते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। अब जिन स्वरों को बोलने में सबसे कम समय लगता है वो क्या कहलाएंगे, ह्रस्व, ठीक है। और जिनको बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है वो क्या कहलाएंगे, दीर्घ। और जिनको बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगता है वो क्या कहलाएंगे, प्लुत स्वर कहलाएंगे, ठीक है। अब देखो, ह्रस्व शब्द का अर्थ होता है छोटा, ठीक है। ह्रस्व शब्द का शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं। दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और प्लुत का अर्थ होता है उछला। अब जब मैं कक्षाओं में पूछता हूं प्लुत, ह्रस्व मानी छोटा, दीर्घ मानी बड़ा और प्लुत मानी, तो बच्चे नहीं बता पाते, सीधी प्लुत की परिभाषा बोलने लगेंगे। जिनके उच्चारण में ह्रस्व की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहें। अरे प्रभु, परिभाषा नहीं पूछ रहे, हम शब्द का अर्थ पूछ रहे। प्लुत, प्लुत मानी उछला, लंबा। ये प्लुत शब्द आया कहां से, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा, और दौड़ करके जब वो छलांग लगाता तो वो जो उछाल है उसको प्लुत, ये प्लुत शब्द प्लुत वहां से आया है। तो प्लुत मानी उछला या लंबा। तो जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है वो ह्रस्व, ह्रस्व की बजाय 2 गुना समय लगे वो दीर्घ, और ह्रस्व की बजाय 3 गुना समय लगे वो प्लुत। जिनके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है, ध्यानपूर्वक समझना, मस्तिष्क में बैठ जानी चाहिए। जिनके उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है वो ह्रस्व, 2 सेकंड का समय लगता है वो दीर्घ, 3 सेकंड का समय लगता है प्लुत। जिनके उच्चारण में 1 चुटकी बजाने जितना समय लगता है वो ह्रस्व। ये परिभाषाएं हैं। जिनके उच्चारण में 2 चुटकी बजाने जितना समय लगता है वो दीर्घ, और 3 चुटकी बजाने जितना समय लगता है वो प्लुत, ऐसा भी माना जाता है। जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है वो ह्रस्व, 2 मात्रा का समय लगता है वो दीर्घ, 3 मात्रा का समय लगता है वो प्लुत। 1 मात्रो भवेद ह्रस्व, 2 मात्रो दीर्घम उच्यते, 3 मात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम च अर्धमात्रकम। 1 मात्रा वाला 1 मात्रो भवेद ह्रस्व,
रश्व माना जाएगा। द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, 2 मात्रा वाला दीर्घ माना जाएगा। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, 3 मात्राओं वालों को प्लुत समझना चाहिए। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, व्यंजन की आधी मात्रा, ऐसा विधान है। खैर, अब मैंने एक शब्द बोला, समझना अब आप छोटी छोटी व्याख्याओं को। मात्रा, मात्रा, एक मात्रा का, जिनको बोलने में एक मात्रा का समय, मतलब क्या, ये मात्रा है क्या, किसे कहते हैं मात्रा? मैं भाई अमूमन विद्यार्थी कहेंगे गुरुजी आ की मात्रा ये है जी, हैं? हम कहेंगे जैसे ई, तो ई की मात्रा ये कहते हैं बच्चे, ये गलत कहते हैं गुरुजी हमें वो लिखना है, हमें मही लिखना है, ठीक है, ये मात्रा की गलती हो गई, मही मानी पृथ्वी, मात्रा बड़ी आनी चाहिए, ऐसा कह देते हैं। ये गलत बोल रहे हो आप जिसे मात्रा समझ रहे हो वो मात्रा नहीं है, वो वर्तनी है। वो क्या है जी, वो वर्तनी है, वो ये मात्रा नहीं है। हाँ, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मात्रा एंड वर्तनी। हालांकि प्राय सामान्यतः अधिकतः ज्यादातर लोग, ठीक है, अधिकांशतः मात्रा और वर्तनी दोनों एक ही चीज को समझते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझना, ध्यानपूर्वक समझना, इंटरेस्टिंग। क्या है मात्रा? उच्चारण कालमान को मात्रा कहते हैं। हाँ जी, उच्चारण कालमान को मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण को बोलते समय, किसी स्वर को बोलते समय जो समय लगता उच्चारण का, उसको मात्रा कहते हैं। तभी तो मैंने कहा जिसको बोलने में एक मात्रा लगे, ह्रस्व, 2 मात्रा दीर्घ, 3 मात्रा प्लुत। मात्रा मानी उच्चारण काल, बोलने में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। हाँ, अब बच्चे कहेंगे गुरुजी ये की है, की मात्रा ये होती है, की इसकी मात्रा ये होती है, कु इसकी मात्रा ये होती है, कु इसकी मात्रा ये होती है। मात्रा नहीं, वर्तनी है, यह वर्तनी है। ठीक, हाँ, मात्रा का संबंध किससे है? उच्चारण में लगने वाले समय से है, और वर्तनी का संबंध किससे है? लेखन से है। किससे है? लेखन से। वर्तनी का संबंध लिपि से है, जिसे लिपि या अक्षरी भी कहते हैं। उर्दू में इसे हिज्जे कहा जाता है। उर्दू में इसे क्या कहते हैं? हिज्जे। हाँ, मात्रा मानी किसी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाएगा। हाँ, और ये जो चिन्ह है, ये तो चिन्ह है, और चिन्हों का संबंध किससे है? लिपि से है। समझे? हालांकि प्रयोग ऐसे करते हैं, ये ई की मात्रा, ये ई की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, गलत बात। ये उसका चिन्ह है, ये वर्तनी है, और वर्तनी का संबंध लिपि से है। अक्षरी भी कहकर के पुकारा जाता है। उर्दू में इसे हिज्जे कहा जाता है। तो मात्रा और वर्तनी दोनों को समान समझने का भ्रम न रखें, दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोलने में लगने वाला समय मात्रा और किसी भाषा के शब्दों को वर्णों के माध्यम से लिखने की जो प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी? वर्तनी कहलाएगी। उसे लिपि कह सकते हैं, अक्षरी कह सकते हैं, हिज्जे कह सकते हैं। समझे प्रभु? बढ़े आगे। खैर, तो हम क्या कर रहे थे? हम उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे। तो मैं ये भी कह सकता हूं हम मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कर रहे थे। हाँ, 1 मात्रा का समय ह्रस्व, 2 मात्रा दीर्घ, 3 मात्रा प्लुत। समझे? अब साहब हम रटें क्यों? मुझे बताओ, हम रटें क्यों? हमारे पास पूरे स्वरों की जन्म कुंडली पड़ी है। हमारे पास पूरे स्वरों की जन्म कुंडली पड़ी है कि कौन स्वर कैसा है और कौन स्वर कैसा है। ये सीधी सी बात है। यदि ए को बोलने में 1 सेकंड लग रही है तो प्रैक्टिकल सी बात है कि आ को बोलने में कितनी लगेगी? 2 लगेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये ऊपर वाले जो चारों जो हैं, जो मूल स्वर है, वही ह्रस्व है, क्योंकि ये चारों सबसे छोटे हैं, इनको बोलने में सबसे कम समय लगेगा। और ये जो 7 संधि स्वर है, संधि स्वर की हमने परिभाषा क्या तय की है? 2 स्वरों के मेल से बने स्वर संधि स्वर कहलाएंगे। तो 2 के मेल से बनेंगे तो समय भी कितना लगेगा? दुगुना लगेगा। दुगना अशुद्ध, दुगुना लगेगा। कहते कितना लगेगा? दुगुना। तो सभी मूल स्वर ह्रस्व हैं और सभी संधि स्वर दीर्घ हैं। तो ह्रस्व कौन कौन से हो गए? बोलो। हाँ बोलो, कौन कौन से हुए? ए, ई, ओ, री, ये 4 ह्रस्व हो गए। दीर्घ कौन कौन से हुए? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सब के सब क्या हो गए?
दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ री भी होता है लेकिन वो संस्कृत व्याकरण में चलता है, हिंदी व्याकरण में उसका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, अब बात करते प्लुत की। प्लुत की जब हम बात करते हैं तो तुरंत विद्यार्थी पूरी कक्षा में बड़ी तेज गति से एक उदाहरण बोल देते हैं, ओम। प्लुत है जी ओम, मानते हैं। भाई कोई बूढ़ा व्यक्ति चारपाई से भी खड़ा होता है तो वैसे कहते हुए खड़ा होता है, हरिओम। ऐसे ओम का उच्चारण में समय लगता है, वो कभी ऐसे तो नहीं करता हरि ओम ऐसे तो नहीं वो बोलता। ओम को बोलने की प्रक्रिया है, एक रवायत है, एक परंपरा है, एक रीति है, एक शैली है, एक पद्धति है। पर्यायवाची आपको याद करने। ठीक है, ओम ये प्लुत है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं व्याकरण तो विज्ञान है, यहां तथ्यों को तर्क की कसौटी पर परखा जाएगा। और तर्क क्या कहता है सुनना। मैं इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि इस टॉपिक को यहीं बंद करें, हम इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखना, सूत्र कह रहा ए रश्व है और एक्स और ऐसे जो बना वो दीर्घ है। एक मात्रा रश्व है, दो मात्रा दीर्घ है। तो परिभाषा तो ये भी कह रही है कि 3 मात्रा प्लुत होनी चाहिए। परिभाषा तो ये भी कह रही है कि 3 मात्रा प्लुत होनी चाहिए, और होता भी ऐसे ही है। अब हमें पता नहीं हो, एक अलग विषय। यह प्लुत है। ये क्या है? यह प्लुत है। अब आप कहोगे गुरुदेव हमने तो ऐसे स्वरों का दर्शन ही नहीं किया, ये इतने लंबे लंबे, कुछ एक बच्चों ने तो किया होगा। ये ऐसे ऐसे स्वर कहाँ आते हैं? आपने किए हैं दर्शन। देखो, आपने इस ओम को भी यूं लिखे हुए देखा या नहीं देखा? ओम देखा है? कभी किसी से पूछा ये 3 क्या है, मसला क्या है? देखो, ये तो अनुनासिक को व्यक्त करने के लिए मैं आ गया। प्लुत कौन है? ओ। और ओम का भी जब हम उच्चारण करते हैं तो ओ के उच्चारण को ही लंबा खींचा जाता है। ओ हाँ, और भी लंबा खींचा जा सकता है। ओ के उच्चारण को ही लंबा खींचा जाता है। और एक चीज पुनः मस्तिष्क में रख लेना, अभी के लिए डाल लो, स्वरों के उच्चारण को लंबा खींचा जा सकता है, व्यंजन के उच्चारण को लंबा नहीं खींचा जा सकता। तो प्लुत कौन है यहां? ओ। तो ओ दीर्घ है, उसके सामने 3 लिखा हुआ देवनागरी में। तो आ दीर्घ है, मैंने भी उसके सामने 3 ही तो लिखा है। तो जितने दीर्घ स्वर हैं वो सब के सब प्लुत भी होंगे। जितने दीर्घ स्वर हैं वो सब के सब प्लुत भी होंगे। तो केवल ओम कह करके कर्तव्य की इतिश्री नहीं करनी है। तो प्लुत कौन कौन से होंगे? आ, ई, अरे बोलो, ऊ, ए, आई, ओ, औ। हाँ बोलो, बच्चे बन जाओ सीखते समय। हाँ हाँ, बच्चा बनना जरूरी है। ठीक है, ये हुआ। और मेरे कार्य के पीछे एक उद्देश्य निहित होता हमेशा। इतना लंबा लंबा जब बोल रहे थे आप, और या बोल रहे होंगे इस समय, और या बोला होगा, तब आपको हंसी आई होगी। या मैं बोल रहा था तो मेरा सुन के भी हंसी आई होगी। ई, गुरुदेव इतने लंबे लंबे स्वरों का उच्चारण हम कब करते हैं? स्वाभाविक सी बात है भाई, आप जिसे लिख रहे हो उसे बोलना भी तो होगा। मौखिक रूप ध्वनि, लिखित रूप वर्ण। तो ए अनार, आ आम, आ, इतने लंबे स्वर का उच्चारण हम कब करते हैं? पता ही है। प्लुत का प्रयोग कहां? जिज्ञासा तो मन में जन्म लेगी, तभी तो शांत होगी। तो सोचो, कोई व्यक्ति दूर खड़ा है, मुझे उसे आभास देख करके बुलाना है। आगच्छ कृष्ण गोचरति, कृष्ण यहाँ गाय चल रही है, आगच्छ। तो बोलते समय तो आपने वो लंबी ध्वनि दे दी, वो लंबी आवाज दे दी, मारवाड़ी में कहूं तो हेलो दे दियो। ठीक है, लेकिन कोई कहे भाई तूने जो बोला उसको लिख, तो कैसे लिखोगे? तो वहां आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा? प्लुत स्वर का प्रयोग करना पड़ेगा, प्लुत के चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। मान लीजिए आप कोई नाटककार हैं, आपके नाटक में एक पात्र को किसी दूसरे पात्र को तेज आवाज देकर के बुलाना, आगच्छ। अभिनय में तो आपने करवा दिया, अब उस नाटक को आप लिपिबद्ध कर रहे हैं। अब आपको वहां क्या करना पड़ेगा? प्लुत का प्रयोग करना पड़ेगा। भैया ये लंबी आवाज थी। आता है ना, आपने कभी नाटक देखे होंगे हिंदी में लिखे हुए, तो आप देखे होंगे 3-3 लिखा हुआ आता है कहीं किसी ध्वनि के सामने, किसी वर्ण के सामने, कि वहां लंबी आवाज निकालने का संकेत है वो। ठीक है, तो प्लुत का प्रयोग। दूरात संबोधने प्लुतो टेशात, दूर खड़े व्यक्ति को संबोधन देने के अर्थ में किसका प्रयोग होता है?
प्लुत का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा गांव में, शहरों में किसी बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो महिलाएं वहाँ, खास तौर पे महिलाओं में एक परंपरा सी बनी हुई है, वो रोती हुई वहाँ जाती है, अरे मारा बाबूजी रे, ऐसा लंबा सा स्वर लेती हैं। ये पारंपरिक, कई जगह तो बड़ा ये कुप्रथा भी बनी हुई है, रुदाली कुप्रथा भी है कई इलाकों में, राजस्थान के कई इलाकों में तो खैर। और स्वयं दुख होता है तब तो अपने आप शब्द ही मौन हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे आपने देखा होगा, कई जगह ऐसे परंपरा भी है और कई लोगों को मजबूरन भी करना पड़ता। अब इसी समाज का हिस्सा आप वाकिफ है। तो वो लंबी सी जो आवाज है उसको किससे व्यक्त किया जाएगा? प्लुत से किया जाएगा। बच्चे चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने की उस आवाज को किससे व्यक्त करोगे? प्लुत से व्यक्त करोगे। गायक कलाकार आलाप ले रहा ऐसे करते लेते हैं ना, उसको किससे व्यक्त करोगे? प्लुत से। तो कोई पूछे प्लुत का प्रयोग कहाँ होता है? रोने, गाने, चिल्लाने, दूर खड़े व्यक्ति को संबोधन देने के अर्थ में किस स्वर का प्रयोग होता है? प्लुत। हाँ, प्लुत। अब आपको थोड़ी सी चीजें मैं और बताता हूं। सेकंड, ये जो आपका है प्लुत, इसके बारे में और बताऊं। ये जो री है अपना, री का हिंदी में दीर्घ रूप नहीं चलता। हिंदी में अपन इसको दीर्घ रूप को शामिल नहीं करते, तो स्वाभाविक प्लुत को भी नहीं करेंगे। यदि मैं संस्कृत व्याकरण की बात करूं तो संस्कृत व्याकरण में इसका दीर्घ भी चलता है और इसका प्लुत भी चलता है। इसका दीर्घ भी चलता है और इसका एक प्लुत भी चलता है। संस्कृत व्याकरण में एक स्वर और चलता है, लृ। कौन सा चलता है? लृ। लेकिन ध्यान रखना, लृ का दीर्घ नहीं होता। लृ का दीर्घ नहीं होता, लृ का केवल प्लुत होता है। खुद लृ ह्रस्व है और इसका प्लुत रूप होता है। लिखा है महर्षि पाणिनि ने, लृकारो एव च, लृकारो एव च। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अपने हिंदी में तो ये चार ही मूल स्वर लेते हैं, ऐ उ री, और री का दीर्घ का विधान नहीं है तो प्लुत भी अपन क्यों देखें। लेकिन ध्यान रखना, री का दीर्घ भी होता है, री का प्लुत भी होता है। लेकिन जो लृ होता है उसका दीर्घ नहीं होता, उसका केवल प्लुत होता है। ठीक है, खैर अब बढ़ते हैं अपन आगे। स्वरों का पुनः हम विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। ये मात्रा और वर्तनी का अंतर आपको समझ में आ गया। किसी वर्ण के उच्चारण कालमान को मात्रा कहते हैं, उस वर्ण को लिखने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? वर्तनी कहते हैं। मात्रा का संबंध उच्चारण से है तो वर्तनी का संबंध लिपि से है। समझे? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये हमने किसके आधार पर विभाजन किया? स्वरों का उच्चारण काल के आधार पर। और इसका भी बताएं, महर्षि पाणिनि ने सबसे पहले उ का विभाजन किया था। उ का कहते हैं कि महर्षि एक बार सो रहे थे, कोई मुर्गा बोला। मुर्गा कैसे बोलता है? कुकड़ू कू कू कू, पहले धीमे फिर तेज फिर उससे तेज। इस आधार पे उन्होंने स्वरों को 3 भागों में बांट दिया था। और अष्टाध्यायी में एक सूत्र लिखा था, उकालो झिरस्व दीर्घ प्लुत उश्च 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 वमकाल इव कालो यस्य शोच क्रमाद रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात् स प्रत्येकम् उदात्तादि भेदेन त्रिधा। ऐसी उसकी वृत्ति महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में लिखी। खैर आगे बढ़ते हैं। उच्चारण काल के आधार पर हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा। अब हम जो स्वरों का वर्गीकरण देख रहे हैं वो देख रहे हैं नासिका के उपयोग के आधार पर। किसके आधार पर देख रहे हैं? नासिका के उपयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ये हम अब देख रहे हैं। देखो, नासिका का उपयोग क्या? जब भी अपन बोलेंगे फेफड़ों से हवा तो बाहर आएगी। जब भी अपन बोलेंगे तो फेफड़ों से हवा तो बाहर आएगी। अब वो फेफड़ों से हवा बाहर मुख के रास्ते आती है। स्वर की परिभाषा में हमने ये देखा था ना कि जिन स्वरों को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख में बिना रुकावट के निकले वो क्या कहलाएंगे? स्वर कहलाएंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मतलब हवा मुख के रास्ते आती है। तो यहां हमने क्या लिख दिया? नासिका। तो वो हवा जो है केवल मुख के रास्ते आती है या उसमें नासिका की भी भूमिका है, उस आधार पर हम स्वरों का विभाजन कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पे इस आधार पे कितने भेद हो जाएंगे? 2। कैसे? या तो नासिका का उपयोग होगा और या नहीं होगा, 2 ही होंगे भाई। हवा या तो केवल मुख के रास्ते निकलेगी या मुख के साथ साथ नासिका से निकलेगी। तो इस आधार पर कितने भेद हो जाते हैं? 2 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से? एक तो अनुनासिक स्वर और एक हो जाते हैं अननुनासिक स्वर। इनको निरनुनासिक भी कह देते हैं।
इस अनुनासिक को सानुनासिक भी कह देते हैं। देखो शब्द का अर्थ समझो, अनु मानी की ओर, के पीछे, किसकी ओर? नासिका की ओर। मतलब जब बोल रहे हैं फेफड़ों से जो हवा आ रही है वो मुख के साथ साथ नासिका की ओर भी जा रही है, तो स्वर क्या कहलाएगा? अनुनासिक। तब स्वर क्या कहलाएगा? अनुनासिक। और अनुनासिक या निरअनुनासिक, अनमानी नहीं, निर्मानी भी नहीं, दोनों उपसर्ग है। ठीक है, मतलब अनुनासिक, नासिका की ओर हवा नहीं जाएगी। नहीं जाएगी तो कहां से निकलेगी? केवल मुख से निकलेगी। एक बार बोलो, ए आ ई उ री ए आई ओ औ। सभी स्वरों का हम जब उच्चारण कर रहे हैं तो हवा मुख के रास्ते ही तो बाहर आ रही है, मुख से ही तो बाहर आ रही है। तो सभी स्वर अपनी मूल अवस्था में क्या हो गए? अननुनासिक। क्या हुए? बोलो, अननुनासिक। सही बोलो, अननुनासिक, निरनुनासिक। सभी स्वर अपनी मूल अवस्था में यही हुए। क्यों? क्योंकि स्वरों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख के रास्ते ही बाहर आती है, इसलिए सब अननुनासिक हो गए या निरनुनासिक हो गए। तो वो हवा मुख के साथ साथ नासिका की ओर कब जाएगी? जब हम किसी स्वर पर चंद्र बिंदु का प्रयोग कर देते हैं तो उस स्वर को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो हम उस स्वर को अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक स्वर कहते हैं। जब किसी स्वर पर चंद्र बिंदु का हम प्रयोग कर देते हैं तो उस स्वर को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखो, यदि स्वर के ऊपर ऐसे लगा हुआ है कुछ भी चिन्ह है ऊपर की ओर, तो अपन केवल बिंदी लगा देंगे, वरना ये अर्धचंद्र लगा करके फिर बिंदी लगाएंगे। ये अनुनासिक का चिन्ह है। हाँ, क्योंकि जब अनुनासिक का इसका प्रयोग होगा चंद्र बिंदु का, तो स्वर को बोलते समय हवा का हिस्सा जो है मुख के साथ साथ नासिका से बाहर निकलेगा। यहाँ ये जरूर ध्यान रखना। कुछ लोग इसको ऐसा ही समझ बैठते हैं कि जिनका उच्चारण करते समय हवा नासिका से निकलती है उसको अनुनासिक कहते हैं। गलत बात। हवा मुख से निकलती है, सच कहे, हवा का अधिकांश हिस्सा मुख से ही निकलता है। केवल हवा का कुछ अंश, कुछ हिस्सा नासिका की ओर जाता है, ये ध्यान रखना। हाँ, तो अनुनासिक की परिभाषा क्या होगी? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख के साथ साथ नासिका से बाहर निकलती है वो क्या कहलाएंगे? अनुनासिक स्वर। और जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है वो क्या कहलाएंगे? अननुनासिक। यदि आपकी कंफ्यूजन हो तो मैं प्रमाण दूं इसका। महर्षि पाणिनि, मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, ये सूत्र उन्होंने अष्टाध्यायी में लिखा है। मुख सहित नासिक ये उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञा स्यात् तद्दीथम ए ई उ रि वर्णानां प्रत्येकम अष्टादश भेदा लृ वर्णस्य द्वादश तस्य दीर्घाभावात् एचामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात्। ऐसी उसकी वृत्ति उन्होंने अष्टाध्यायी में स्पष्टतः लिखी है। क्या? तो इससे स्पष्ट हो रहा है, सुनना ध्यान पूर्वक, मुख सहित नासिकयो, मुख के साथ साथ नासिका से उच्चार्यमाणो, जो उच्चारित किया जाएगा, वर्णो, उस वर्ण को अनुनासिक संज्ञा स्यात्, अनुनासिक संज्ञा कहा जाएगा। समझ गए? केवल नासिका नहीं, मैं पुनः कह रहा हूं, केवल नासिका नहीं, जिनका उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से होता है, मुख के साथ साथ नासिका से हवा बाहर निकलती है, उनको अनुनासिक कहेंगे। केवल मुख से निकले तो अननुनासिक या निरनुनासिक कहेंगे। और ये कंफ्यूज क्यों होते हैं लोग, उसका कारण भी समझना। उसका कारण है अनुनासिक और अनुस्वार को एक समझने की भूल करना। अनुनासिक और अनुस्वार को एक समझने की भूल करना। देखना, अनुनासिक स्वर की प्रकृति है और अनुस्वार व्यंजन प्रकृति का होता है। अयोगवाह वर्ण है, अनुस्वार तो पिछली कक्षा में हमने देखा है। ठीक है, अब देखना अनुनासिक क्या है। अनुनासिक की संख्या होती है 11। सभी स्वर अनुनासिक होते चंद्र बिंदु लगाते हुए, लेकिन अनुस्वार की संख्या होती है 5। कौन कौन? अंग, य, अण, न और मैं। जो हमारे वर्णमाला की 5 पंक्तियां हैं, कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग, पैवर्ग, उनके अंतिम वर्ण जो है ना अनुस्वार बनते हैं। तो ये व्यंजनी तो है, उनके अंतिम वर्ण अनुस्वार बनते हैं। ठीक है, अनुनासिक का चिन्ह होता है ये, और इसका चिन्ह होता है केवल बिंदी। ये ध्यान रखना। अगली बात, संख्या की बात हो ही गई। अनुनासिक जो है स्वतंत्र वर्ण नहीं है,
यह एक स्वर की अवस्था का नाम है, यह स्वर की एक अवस्था का नाम है भाई। ए और इस पर चंद्र बिंदु लगा दिया तो यह अनुनासिक ए कहलाएगा, यह अनुनासिक ए कहलाएगा। आ, अब इस पर ये चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये अनुनासिक आ कहलाएगा। तो अनुनासिक कोई स्वतंत्र वर्ण नहीं है, यह स्वर की ही एक पोजीशन का नाम है कि उस समय उस स्वर का उच्चारण करते समय हवा का कुछ अंश नासिका से भी निकलेगा, मुख से तो निकल ही रहा, नासिका से भी निकलेगा। लेकिन अनुस्वार जो है वो एक स्वतंत्र वर्ण है। अनुस्वार कैसा वर्ण है? स्वतंत्र वर्ण है। स्वतंत्र वर्ण का क्या तात्पर्य? भाई 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं, तो अयोगवाह है अनुस्वार। तो एक स्वतंत्र इसका विधान है, गणना में आ रहा है अगला, ठीक है। दूसरी बात, अनुनासिक एक विशेषण है। अनुनासिक क्या है? विशेषण है। और अनुस्वार क्या है? एक संज्ञा है। ये बड़ी माइनर चीज बता रहा हूं है। अनुनासिक क्या है? विशेषण। कैसे हुआ भाई? मैंने बोला ए, तो आप ए का मतलब ए समझेंगे। मैंने कहा अनुनासिक ए, तो आप चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो अनुनासिक शब्द का ए के सामने प्रयोग होते ही आपको उस ए की विशेषता प्रकट हो गई कि इसको बोलते समय हवा का कुछ अंश नासिका से भी निकलेगा। मतलब एक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता प्रकट करे। तो ये स्वरों की विशेषता ही तो प्रकट करता है अनुनासिक। भाई अनुनासिक किसी स्वर के आगे जोड़ दिया, इसका मतलब उसकी विशेषता हो गई कि उसको बोलते समय हवा मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलेगी। लेकिन ये तो संज्ञा है। संज्ञा कैसे? ये तो स्वतंत्र वर्ण है, ये तो किसी वर्ण का नाम है, एक अयोगवाही वर्ण का नाम है। क्या? अनुस्वार। तो ये संज्ञा है। संज्ञा माने क्या होता है? नाम। ये देखना कितना विश्लेषण है। क्या? अनुनासिक विशेषण है और अनुस्वार क्या है? संज्ञा, अलग से वर्ण है, स्वतंत्र वर्ण है। भाई ये तो किसी अवस्था का बोध करा रहा है, स्वर की ही एक स्थिति का बोध करा रहा है, तो ये तो विशेषता प्रकट कर रहा है। लेकिन ये तो स्वतंत्र वर्ण है, ये तो इस वर्ण का नाम है। क्या क्या नाम है? अनुस्वार। तो संज्ञा हो गया भाई। 33, 11, 44, 2, 46, तो 2 जो है अयोगवा है, अनुस्वार और विसर्ग। तो अनुस्वार तो स्वतंत्र गणना हो रही है। यही नहीं, छंद शास्त्र में जब आप अनुनासिक का प्रयोग करते तो इसकी कोई मात्रा नहीं गिनी जाती, लेकिन अनुस्वार की तो अलग से मात्रा गिनी जाती है। कैसे भाई? जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ ए, तो इसकी लघु मात्रा गिनी जाएगी, और आपके पास लिखा हुआ अनुनासिक ए, तो भी इसकी लघु मात्रा ही गिनी जाएगी। मतलब इसकी अलग से गणना तो नहीं हुई, स्वतंत्र वर्ण ही नहीं है। लेकिन आपके पास ए के ऊपर यदि अनुस्वार लगा हुआ तो आप इसकी कितनी मात्रा मानेंगे? गुरु मात्रा मानेंगे। 2 भाई 2 छंद शास्त्र में 2 की मात्रा के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है गुरु। तो इसकी कितनी मात्रा हो गई? 2 मात्रा। कौन सी मात्रा? 2 मात्रा। उन 2 मात्राओं को व्यक्त करने के लिए चिन्ह आता है, ये एस जैसा सा चिन्ह होता है। मात्रा मानी उच्चारण कालमान, ठीक है। तो ए के ऊपर जैसे ही आपने अनुस्वार का चिन्ह आया तो आपने कितनी मात्रा, कितनी गणना की? 2 की गणना की। कितनी गणना की? 2 की गणना की। 2 मात्रा मानी आपने यहाँ, मात्रा कालमान, उच्चारण कालमान मात्रा, ठीक है। तो इसकी तो स्वतंत्र गणना हुई। तो मैं ये कह सकता हूं किसी ह्रस्व वर्ण के साथ अनुस्वार का प्रयोग हो तो छंद शास्त्र में आप इसकी कौन सी मात्रा मानेंगे? गुरु मात्रा। लोकल भाषा में कहूं अपन कितनी मात्राएं गिनेंगे? 2 मात्राएं गिनेंगे। सामान्यतः मात्रा वर्तनी को लोग एक समझते हैं, लेकिन अंतर है, वो अंतर अपन स्पष्ट कर चुके हैं। खैर, लेकिन अपन ये कह सकते हैं इसकी गुरु मात्रा मानेंगे अपन, ठीक है। लेकिन ह्रस्व स्वर के साथ अनुनासिक का प्रयोग हुआ है तो उसकी मात्रा कौन सी मानी जाएगी? लघु ही मानी जाएगी। कौन सी मानी जाएगी? लघु ही मानी जाएगी, छोटी मानी जाएगी। 1 की गणना होगी। समझे भाई? दीर्घ के साथ, दीर्घ की तो 2 होती है और यहां भी दीर्घ की 2 ही होती। भाई छंद विधान में कितनी मात्रा मानी जाती है? 2 ही मानी जाती। एक तो लघु होती है, एक गुरु होती है। 2 की गणना, 3 का तो कोई विधान ही नहीं है। तो दीर्घ के साथ अनुस्वार आएगा तो 2 ही रहेगी, और दीर्घ के साथ अनुनासिक आएगा तो भी 2 आएगी, वो तो दीर्घ की गणना हो गई। लेकिन ह्रस्व के साथ अनुस्वार आ रहा है तो मात्रा कौन सी मानी जाएगी? गुरु मात्रा। 2 का विधान, मतलब इसकी स्वतंत्र गणना हुई है। समझे? 3 का तो विधान नहीं, इसलिए 3 गिन नहीं सकते दीर्घ के साथ आ जाए तो, ठीक है। हाँ, तो ये अंतर है अनुनासिक और अनुस्वार का। लोग समझ बैठते हैं इनको एक, क्या? अनुस्वार स्वर की प्रवृत्ति, अनुनासिक स्वर की और अनुस्वार व्यंजन की। इनकी संख्या 11 है, इनकी संख्या 5। स्वर को अलग तरीके से नहीं लिखा जा सकता, अनुनासिक को अलग तरीके से नहीं लिखा जा सकता, चंद्र बिंदु लगा नहीं पड़ेगा। लेकिन अनुस्वार को इन व्यंजन वर्णों से भी चिन्हित किया जा सकता है। कैसे भाई? जैसे मैंने लिखा गंगा,
तो यहाँ अनुस्वार है। अनुस्वार क्या होता है? आगे वाले वर्ण के वर्ग का 5वां अक्षर होता है। भाई अनुस्वार के आगे जो आया है उस पंक्ति का अंतिम वर्ण अनुस्वार को माना जाता है। तो अनुस्वार के आगे कौन है? ग। तो अपन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं गंगा। जैसे ये व्यंजन है तो अनुस्वार के आगे जय है, तो अनुस्वार क्या होगा? जय वाली लाइन का 5वां य, तो क्या हो गया? व्यंजन। क्या हो गया? व्यंजन। तो अनुस्वार को दूसरे चिन्ह से भी व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन अनुनासिक को नहीं किया जा सकता। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, समझे? और भी विश्लेषण बताऊं तो विश्लेषण एक ये तो बता ही दिया कि अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा मुख के साथ साथ नासिका से निकलती है, लेकिन अनुस्वार का तो उच्चारण स्थान ही किसको माना जाता है? नासिका को माना जाता है। अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार से नासिका, अनुस्वार का उच्चारण स्थान ही किसको माना जाता है? नासिका। मतलब हवा का अधिकांश हिस्सा नासिका से निकलता है, समझे? और यहाँ हवा का मात्र छोटा सा भाग नासिका से निकलता है। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर भी स्पष्ट हो गया होगा, समझे? तो अभी तक हमने क्या देखा? देखना, अभी तक हमने स्वरों का विभाजन किया और हमने देखा कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। बोलना आप। जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना रुकावट के निकले उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। संख्या कितनी होगी? 11 है। 11 नहीं, 11 है। बोलो जोर जोर से। कौन कौन से? ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आगे बढ़े। फिर हमने स्वरों को बांटा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद हुए? 2। जो जन्म से स्वतंत्र होंगे वो मूल, जो 2 के मेल से बनेंगे वो संधि। संधि को 2 भागों में बांटा। समान के मेल से बनेंगे वो दीर्घ संधि, असमान के मेल से बनेंगे वो संयुक्त संधि। रिवाइज करवा रहा हूं, याद हो जाएगा जो बच्चे एकदम ऊर्जा उत्साह उल्लास के साथ बैठे। उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा। और उसके आधार पर कितने भेद होंगे? 3। 1 मात्रा वाले ह्रस्व, 2 मात्रा वाले दीर्घ, 3 मात्रा वाले प्लुत। जिनको बोलने में सबसे कम समय लगे वो ह्रस्व, 2 गुना लगे वो दीर्घ, 3 गुना लगे वो प्लुत। प्लुत का प्रयोग कहाँ होगा? कहाँ होगा? रोने, गाने, चिल्लाने, दूर खड़े व्यक्ति को बुलाने। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़कर के हमने बांटा मात्रा वर्तनी का अंतर समझा। फिर हमने नासिका के उपयोग के आधार पर स्वरों को बांटा। नासिका के उपयोग के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, अनुनासिक और अनअनुनासिक। वे स्वर जिनके उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुख के साथ साथ नासिका से निकले वो अनुनासिक, केवल मुख से निकले वो अनअनुनासिक। सभी स्वर अपनी मूल अवस्था में क्या होते हैं? अनअनुनासिक या निरनुनासिक। जब उन पर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? अनुनासिक। फिर हमने अनुनासिक और अनुस्वार का अंतर समझा। अनुनासिक और अनुस्वार का हमने क्या समझा? अंतर समझा। और वो अंतर हमें क्या कह गया? वो अंतर हमें ये कह गया कि अनुनासिक जो है वो स्वर है, स्वरों की एक पोजीशन है, संख्या 11 होती है, ये विशेषण है और इसकी स्वतंत्र गणना नहीं होती, इसको किसी अन्य तरीके से भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुस्वार व्यंजन की प्रकृति है, 5 होती है संख्या, 5 होती है संख्या, स्वतंत्र वर्ण है, उच्चारण स्थान नासिका है, ये संज्ञा है और अनुनासिक विशेषण है। और ह्रस्व के साथ अनुस्वार आए तो छंद शास्त्र में गिनती कितने की जाती है? 2 की जाती है। ये अनुस्वार अनुनासिक का हमने क्या समझा? अंतर भी समझा। ठीक है, और इसी के साथ इस कक्षा को विराम देते हैं। बहुत अधिक लंबा ना हो जाए, आप थक न जाओ। हालांकि ऊर्जा उत्साह के साथ आप बने रहिए, आप खुश रहिए, आप मस्त रहिए, आप प्रसन्न चित्त रहिए, आप पढ़ते रहिए, आप याद करते रहिए। प्रतिदिन जो जितना पढ़ो उसको उसी समय स्मरण करते रहो ताकि मस्तिष्क में स्थित हो जाए। जब कक्षा में बुलवाऊं तो साथ साथ बोला करो ऊर्जा और उल्लास के साथ। ठीक है, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और ईश्वर आप सब पे दया करें। ओके, जय हिंद।